नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा राजस्थान में चल रहे पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में। शुरुआत इस क्राइसिस की हुई थी कांग्रेस पार्टी की अंतर्कलह के रूप में, लेकिन अब यहां पर गवर्नर का रोल आ चुका है। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि गवर्नर के पास क्या पावर्स हैं, क्या विधानसभा का सत्र गवर्नर बुला सकता है या नहीं, या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का यहां पर क्या रोल होता है। इन सभी पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जो रीसेंट जजमेंट्स हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक स्टडी आईक्यू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट स्टडी आईक्यू की मिस ना करें। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर इन आईडीज पे फॉलो कर सकते हैं। मेरे सभी लेक्चर्स के अपडेट्स आपको यहाँ प्राप्त हो जाएंगे। पीडीएफ आप इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू का स्मार्ट कोर्स यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए उपलब्ध है। इस कोर्स को आप हमारी स्टडी आईक्यू ऐप पर देख सकते हैं, अवेल कर सकते हैं और इस कोर्स पर 31 जुलाई तक ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल है। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए स्टडी आईक्यू ऐप। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 2013 से। राजस्थान में दिसंबर 2013 में चुनाव हुए थे विधानसभा के, लेजिस्लेटिव असेंबली के। उस समय अशोक गहलोत पावर में थे। ही वॉज द चीफ मिनिस्टर। 2008 से 2013 तक मुख्यमंत्री थे। लेकिन इनके नेतृत्व में लड़े गए इस चुनाव में कांग्रेस की भारी हार हुई थी। राजस्थान में 200 असेंबली सीट्स हैं और कांग्रेस केवल 21 पर सिमट कर रह गई थी, जो आजादी के बाद राजस्थान में कांग्रेस का लोएस्ट नंबर है। इस करारी हार के बाद प्रदेश कांग्रेस का जिम्मा सौंपा गया सचिन पायलट को। इन्हें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया और इन्हीं के नेतृत्व में अगले 4 साल तक प्रदेश कांग्रेस अपना काम करती रही। 2018 में फिर से जब चुनाव हुए राजस्थान विधानसभा के, उस समय कांग्रेस 100 सीट्स जीतने में सफल रही। कुल मिलाकर ये पार्टी को फिर से पावर में ले आए। लेकिन हुआ क्या, मुख्यमंत्री बनाया गया अशोक गहलोत को। उस समय भी काफी टसल चला था, कई दिनों तक ये मामला अटका रहा कि कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा। फाइनली एक सॉल्यूशन ये निकाला गया कि अशोक गहलोत जो सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के राजस्थान से, ये बनेंगे मुख्यमंत्री और सचिन पायलट बनाए जाएंगे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। सरकार गठन के तुरंत बाद ही दोनों नेताओं के बीच में खटपट शुरू हो गई थी और ये एक ओपन सीक्रेट था राजस्थान की पॉलिटिक्स में कि दोनों नेताओं की आपस में बनती नहीं है। सचिन पायलट अपने विभाग से खुश नहीं थे, उन्हें पीडब्ल्यूडी मंत्री बनाया गया। बीइंग अ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, उन्हें लगता था कि उन्हें शायद होम मिनिस्ट्री जैसा कोई इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट दिया जाएगा, जो नहीं दिया गया। 1.5 साल तक अंदर ही अंदर चलती रही ये लड़ाई। जुलाई 2020 में फाइनली बाहर आ जाती है जब सचिन पायलट अपने कुछ साथी एमएलएस के साथ बगावत कर देते हैं। तो इसका प्रेसिपिटेटिंग पॉइंट यह था कि 10 जुलाई को राज्य के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, उप मुख्यमंत्री को पुलिस के द्वारा एक नोटिस दिया जाता है कि आप एमएलएस की खरीद फरोख्त में शामिल हैं। एक्चुअली आरोप यह लगाया गया कि भाजपा जो ऑपोजिशन में है वो कांग्रेस के एमएलएस को खरीदना चाह रही है और उसमें सचिन पायलट का नाम भी आया है। तो राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने सचिन पायलट को और कुछ और एमएलएस को नोटिस थमाए कि आप आइए, आपसे पूछताछ करी जाएगी। सचिन पायलट इससे नाराज हो गए कि ये मुझे ह्यूमिलिएट करने के लिए, मेरा अपमान करने के लिए इस तरह का नोटिस जानबूझ के दिया गया है पुलिस द्वारा या बेसिकली गृह विभाग द्वारा। जैसे ही सचिन पायलट को ये नोटिस दिया गया तो ऐसा माना जाने लगा कि शायद वो पार्टी छोड़ सकते हैं अपने एमएलएस के साथ और भाजपा में शामिल होकर सरकार बना सकते हैं, जैसा कि मध्य प्रदेश में हुआ था कुछ महीने पहले। लेकिन सचिन पायलट ने भाजपा ज्वाइन नहीं करी। तो राजस्थान कांग्रेस ने अपने सभी एमएलएस को लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंग के लिए बुलाया 13 जुलाई को। सचिन पायलट और उनके साथी एमएलएस इस मीटिंग में नहीं गए, उन्होंने इसे अटेंड नहीं किया। और क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी के द्वारा बुलाई गई मीटिंग में जाने से मना कर दिया था, तो कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान विधानसभा के स्पीकर को यह दरखास्त करी कि हमारे पार्टी के ये 19 एमएलए हैं, सचिन पायलट और उनके साथी 18 एमएलए जो हमारी मीटिंग में नहीं आए, उनको सदन की सदस्यता से हटाया जाए। दे शुड बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। कारण कि वो पार्टी की विप को नहीं मान रहे हैं, क्योंकि पार्टी ने विप जारी किया था कि सभी का यहां इस मीटिंग में आना जरूरी है। इस नोटिस के खिलाफ सचिन पायलट कैंप गया सुप्रीम कोर्ट और उन्हें वहां पर थोड़ी राहत प्रदान करी गई। स्पीकर को यह कहा गया कि अभी आप कोई कार्रवाई इस पर ना करें। और इस बीच और भी कई छोटे मोटे घटनाक्रम हुए, जैसे कि सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया, प्रदेश कांग्रेस पद से हटा दिया गया। 13 जुलाई को कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग में ना जाकर सचिन पायलट अपने साथी एमएलएस को लेकर चले गए हरियाणा के एक रिजॉर्ट में। तो दिल्ली से कुछ दूर मानेसर नाम की जगह है, यहां पर अब इन्होंने अपने सारे एमएलएस को रखा हुआ है एक रिजॉर्ट में। दूसरी ओर अशोक गहलोत भी अपने साथी एमएलए, जो लगभग 90 एमएलए हैं, इनके साथ जयपुर के पास में ही एक रिजॉर्ट में जाकर रहने लग गए। इसको हम भारत की राजनीति में कहते हैं बाड़ाबंदी। ये बाड़ाबंदी इसीलिए करी जाती है ताकि इस खेमे का कोई एमएलए यहां जाकर शामिल ना हो जाए और यहां का कोई एमएलए जाकर यहां पर शामिल ना हो जाए। तो सब अपने साथियों को एकदम निकट रखना चाहते हैं, सिक्योरिटी के अंदर रखना चाहते हैं। अब थोड़ा सा राजस्थान विधानसभा का गणित भी आप समझ लो।
200 सीट हैं टोटल, जिसमें कांग्रेस के पास है 100 सीट्स, तो बिल्कुल बैर मिनिमम मेजॉरिटी है। लेकिन इनको दूसरी पार्टियों का समर्थन हासिल है, मेनली इंडिपेंडेंट्स का इनके पास सपोर्ट है। बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा के 6 विधायक भी इनको बाहर से सपोर्ट कर रहे थे। और पिछले साल सितंबर में अशोक गहलोत ने इन सभी 6 एमएलएस को कांग्रेस में शामिल कर लिया। तो इन सभी 6 एमएलए ने बसपा छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया, तो कांग्रेस के 106 हो गए। और इंडिपेंडेंट्स का सपोर्ट है, इस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का इनके पास सपोर्ट है, भारतीय ट्राइबल पार्टी का भी सपोर्ट था, और इस ट्राइबल पार्टी के भी दोनों एमएलए को अशोक गहलोत अब अपने कांग्रेस में जोड़ चुके हैं। तो इस तरह से कांग्रेस सरकार 118 एमएलए के सपोर्ट के साथ चल रही थी। तो अब कांग्रेस का यह कहना है कि अगर सचिन पायलट अपने 18 एमएलए अलग ले भी जाते हैं तो सरकार डायरेक्टली नहीं गिरेगी। तो इसमें कई तरह की गणित लगाई जा रही है कि अगर कांग्रेस के 18 एमएलए सचिन पायलट के साथ पार्टी छोड़ भी देते हैं तो इन्हें सस्पेंड किया जाएगा मेंबरशिप से, तो राजस्थान का जो हाउस है वो 182 का रह जाएगा। लेकिन तब भी भाजपा सरकार नहीं बना पाएगी, क्योंकि 73 एमएलए के साथ उसके पास मेजॉरिटी नहीं है। उसे सरकार बनाने के लिए इन सभी एमएलए का सपोर्ट चाहिएगा, कुछ अन्य इंडिपेंडेंट्स का भी सपोर्ट चाहिएगा। तो अभी जोड़ तोड़ जो है राजस्थान की पॉलिटिक्स का, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब आने वाले दिनों में राजनीतिक जोड़ तोड़ जो भी हो, अभी के लिए राजस्थान के कांग्रेस के सभी विधायक 5 स्टार रिजॉर्ट्स में रह रहे हैं पिछले 2 हफ्ते से। सोचा आपको उसका एक फोटो बता दूं, तो ये वो होटल है जहां पर अशोक गहलोत ने अपने विधायकों को रखा हुआ है। फेयरमाउंट होटल है, जयपुर के पास में एक रिजॉर्ट है, 5 स्टार प्रॉपर्टी है, और ये उसका मीटिंग रूम है या फिर बॉल रूम है जहां पर मीटिंग्स होती हैं। आजकल विधानसभा की जगह जो लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंग्स है वो यहां पर ऑर्गेनाइज करवाई जाती हैं, और इस तरह के दृश्य आते रहते हैं कि माननीय विधायक मूवी देख रहे हैं या फिर बैठकर गप्पे लड़ा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो बेसिकली सरकार इस वक्त राजस्थान की 5 स्टार होटल से चल रही है। अब मैं बात करता हूं कि इस पूरे घटनाक्रम में राज्यपाल का क्या रोल है। इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी कैबिनेट राज्यपाल से यह मांग कर रहे हैं कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाए और वहां पर एक फ्लोर टेस्ट हो, जिसमें साफ हो जाएगा कि किसके पास कितने विधायक हैं। अगर अशोक गहलोत के सपोर्ट में 100 से ज्यादा विधायक वोट डालते हैं तो इसका मतलब सरकार स्टेबल है, सरकार आराम से चल सकती है। आर्टिकल 174 हमारे संविधान का गवर्नर को यह पावर देता है कि वो विधानसभा का सत्र बुला सकते हैं। द गवर्नर हैज द पावर टू समन द हाउस फ्रॉम टाइम टू टाइम एज ही थिंक्स फिट। अब सारा मामला इन शब्दों के इंटरप्रिटेशन को लेकर है कि एज ही थिंक्स फिट का क्या एग्जैक्ट मीनिंग है, कि जब गवर्नर की मर्जी होगी क्या तभी विधानसभा का सत्र बुलाया जा सकता है, या फिर जैसा कि आर्टिकल 163 कहता है कि राज्यपाल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने के अनुसार ही कार्य करेंगे। इन दोनों में से कौन सा व्यू पॉइंट सही है, कौन सा गलत है? तो देखिए, दोनों आर्टिकल मैंने आपको बता दिए हैं। आर्टिकल 174 में एग्जैक्टली ये शब्द लिखे हुए हैं कि गवर्नर हैज द पावर टू समन द हाउस फ्रॉम टाइम टू टाइम एट सच टाइम एंड प्लेस एज ही थिंक्स फिट, यानी कि उन्हें जब समय सही लगेगा, जगह सही लगेगी, तब वो विधानसभा का सत्र बुला सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 163 जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और राज्यपाल के बीच के रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है, उसमें क्या लिखा हुआ है हम उसे भी पढ़ते हैं। आर्टिकल 163 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और गवर्नर के बीच की रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है। तो अनुच्छेद 163 ये कहता है कि राज्यों में एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया होगा एक मुख्यमंत्री, और इनका काम यह है कि वो राज्यपाल को सलाह दें और उसकी सहायता करें, एड एंड एडवाइज द गवर्नर। लेकिन कुछ काम ऐसे भी हो सकते हैं जहां गवर्नर अपने विवेक अनुसार निर्णय ले, तो गवर्नर के पास कुछ डिस्क्रेशन भी होता है कि वो अपने विवेक अनुसार कार्य करें। और जहां पर राज्यपाल अपने विवेक अनुसार काम करता है वहां पर राज्यपाल का जो निर्णय है वो फाइनल होगा। आप इस सेकंड पॉइंट को जरा ध्यान से पढ़िएगा, चाहे तो पॉज करके पढ़ लें। इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज वेदर एनी मैटर इज और इज नॉट अ मैटर as respects which the governor is by or under the constitution required to act in his discretion, the decision of the governor is in his discretion shall be final। I know थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा समझने के लिए, लेकिन इसका सरल शब्दों में अगर मैं अनुवाद करूं तो यही है कि अगर राज्यपाल अपने विवेक अनुसार कोई निर्णय लेते हैं तो वो फाइनल होगा, अगर मंत्रिपरिषद की सलाह नहीं मान रहे हैं तो यहां पर आर्टिकल 163 का जो फर्स्ट क्लॉज है वो तो गवर्नर के पावर को लिमिट कर रहा है, यानी कि ये तो कहता है कि मंत्रिपरिषद की सलाह या फिर मंत्रिपरिषद की एडवाइस के बिना गवर्नर काम नहीं कर सकते। लेकिन यहां सेकंड पॉइंट ये भी कहता है कि गवर्नर के पास डिस्क्रेशन है और वो फाइनल है। और जैसा कि मैंने आपको बताया आर्टिकल 174 में भी ये लिखा हुआ है कि विधानसभा का सत्र गवर्नर अपने मर्जी के हिसाब से बुला सकते हैं। मर्जी कहना गलत होगा, थोड़ा विवेक शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, विवेकानुसार डिस्क्रेशनरी पावर होता है ये। तो अब इसी की जो व्याख्या है सारा मामला उस पर आकर अटक जाता है कि ये सत्र बुलाना क्या गवर्नर का विवेक यहां पर इस्तेमाल किया जाए या फिर मंत्रिपरिषद की एडवाइस बाइंडिंग होनी चाहिए। अब राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गवर्नर कालराज मिश्र से 2 बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं पिछले 1 हफ्ते में कि आप विधानसभा का सत्र बुलाइए
और दोनों बार राज्यपाल ने इन्हें मना कर दिया। राज्यपाल ने कुछ अलग अलग रीजंस दिए हैं। तो इन्होंने कहा कि आप 31 जुलाई को क्यों सेशन बुलाना चाहते हो, केवल 4-5 दिन का समय क्यों दे रहे हो, सबको समय मिलना चाहिए। कोई विधायक दूर रह सकता है, किसी काम में व्यस्त हो सकता है, तो उसको आने का पूरा समय दिया जाए, 21 दिन का समय दो। और दूसरा रीजन इन्होंने ये दिया है कि क्या 200 विधायक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सत्र में सुरक्षित तरीके से बैठ पाएंगे, और इनके अलावा लगभग 1000 लोगों का स्टाफ भी होता है विधानसभा में, तो क्या कोरोना वायरस के समय इन सभी की सेफ्टी का ख्याल रखा जा सकता है। तो जब राज्यपाल ने इनकी रिक्वेस्ट को नहीं माना तो अशोक गहलोत गुट के जितने भी विधायक हैं वो राजभवन के बाहर धरना देने के लिए पहुंच गए। तो पिछले कुछ सालों के इतिहास में तो ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिला है जब राज्य के रूलिंग पार्टी के विधायक राजभवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे हो सत्र बुलाने के लिए या फिर अपनी ही रूलिंग मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए। अब राजस्थान का केस थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि आमतौर पर क्या होता है, जब भी रूलिंग पार्टी की मेजॉरिटी पे थोड़ा सा भी डाउट होता है तो ऑपोजिशन हमेशा जाता है ऐसे मौके पर और कहता है कि तुरंत फ्लोर टेस्ट करवाया जाए। तो वो गवर्नर को प्रेशराइज करते हैं कि आप सरकार को कहिए कि अपनी मेजॉरिटी प्रूव करे। और ऐसे मामलों में नॉर्मली जो रूलिंग पार्टी है वो हमेशा अवॉइड करती है कि सेशन ना हो, कि फ्लोर टेस्ट ना हो। जैसा कि हमने मध्य प्रदेश में देखा था, कमलनाथ ने बहुत दिनों तक फ्लोर टेस्ट करवाना नहीं चाहा क्योंकि उन्हें मालूम था कि फ्लोर टेस्ट होगा तो वो मेजॉरिटी साबित नहीं कर पाएंगे। लेकिन राजस्थान के केस में उल्टा है, यहां पर भाजपा जो ऑपोजिशन में है वो नहीं चाहती कि फ्लोर टेस्ट हो, क्योंकि उन्हें पता है कि वो अभी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है अगर कांग्रेस टूट भी जाती है, क्योंकि सचिन पायलट के पास केवल 18 विधायक हैं एज पर द इंफॉर्मेशन राइट नाउ व्हाट वी हैव पब्लिकली। दूसरी ओर कांग्रेस चाहती है, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जल्द से जल्द सत्र बुलाया जाए, जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट हो, ताकि वो अपनी मेजॉरिटी प्रूव कर सकें। क्योंकि मैंने आपको बताया कि उनके पास 90+ विधायक तो डेफिनेटली हैं और उनके पास शायद 100+ भी हो सकते हैं। वो श्योर हैं कि वो अपनी मेजॉरिटी प्रूव कर देंगे। अब इस तरह के मामलों में जहां पर रूलिंग पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं होती या फिर सरकारें गिरने का डर होता है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या रूलिंग्स दी हैं, तो हमारे पास 2 रीसेंट एग्जांपल्स हैं। 2016 में उत्तराखंड में भी रूलिंग पार्टी जो थी उसकी मेजॉरिटी चली गई, सरकार बर्खास्त कर दी गई गवर्नर के द्वारा, और तब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जब थोड़ा सा भी डाउट हो कि रूलिंग पार्टी का बहुमत खतरे में है तो तुरंत फ्लोर टेस्ट करवाना जरूरी है। अर्लीस्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी पे फ्लोर टेस्ट करवा देना चाहिए। 2016 में अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही मामला था कि गवर्नर वहां पर सेशन नहीं बुलाना चाहते थे। तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये गवर्नर के पास अधिकार नहीं है कि वो सत्र को ना बुलाएं। इट इज नॉट द पावर सोलली वेस्टेड इन द गवर्नर, यानी कि उन्हें कैबिनेट के कहे अनुसार सत्र बुलाना पड़ेगा। और उस समय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो हमारे संविधान बनाने वाले थे, फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने जानबूझकर यह निर्णय लिया कि गवर्नर के पास डिस्क्रेशन ना हो सत्र बुलाने के मामले में, उन्हें कैबिनेट की एडवाइस माननी पड़ेगी। अगर सत्र बुलाना है या फिर हाउस डिसॉल्व करना है तो ये गवर्नर केवल कैबिनेट के या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने पर कर सकते हैं, अपने विवेक अनुसार वो हाउस को डिसॉल्व नहीं कर सकते। तो अभी पर्सनली मुझे ये लगता है कि अगर गवर्नर कालराज मिश्र सेशन नहीं बुलाते तो अशोक गहलोत सरकार भी सुप्रीम कोर्ट जाएगी और वहां से भी शायद यही निर्णय आएगा कि सत्र बुलाया जाए। खैर, जो भी आगे होगा हम आपको अवगत कराते रहेंगे, उस पर वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।